So now we are going to start another topic in which we will see that there is increase in mass in the case of inelastic collision. मतलब अगर कोई पार्टिकल दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं इनइलास्टिकली तो उनका मास बढ़ जाता है. ये ऑलरेडी हमने जब रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें भी हमने सेम सिचुएशन को स्टडी किया था, बट ये अलग से भी पूछा जाता है इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूं. तो इंक्रीज इन मास ऑफ ए पार्टिकल या टू पार्टिकल्स, ठीक है, इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन. ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला के डेरिवेशन में भी सेम सिचुएशन ही हमने स्टडी करी थी जो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं. सबसे पहले इनइलास्टिक कोलिजन, आपको पता है कि इनइलास्टिक कोलिजन में जो मोमेंटम है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व होता है, बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होती. लेट अस राइट इन एन इनइलास्टिक कोलिजन. मोमेंटम तो किसी भी तरह के कोलिजन में कंजर्व ही होता है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड. ये इंपॉर्टेंट चीज है, बट मोमेंटम इज कंजर्व्ड. हमारी सिचुएशन सेम वही है जैसे हमने पहले स्टडी करी थी. देयर आर टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, वन इज स्टेशनरी, अनदर इज मूविंग. दिस इज एस फ्रेम, अनदर फ्रेम इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एस डैश with velocity v along x-axis, and there is collision, mass m, they are moving in opposite directions. This is moving with speed v, this is with minus v. कोलाइड कर गए, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो गया. परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन के बाद वो कोलाइड करने के बाद दे स्टिक टुगेदर. और अभी हम एस डैश फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम दे विल बी एट रेस्ट. ये कंजर्वेशन मोमेंटम से ही आया, एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एस डैश. बट एस डैश इज एज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो यहां से अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो उनको लगेगा ये दोनों मासेस कंबाइन होके जो नया वाला मास आया है वो है m1 प्लस m2. उसको मासेस भी अलग अलग लगेंगे, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसका मास m1 होगा, इसका m2 होगा. और ये उस केस में अगर हम देखो इस सिचुएशन को देखो ध्यान से, m1 की स्पीड हम u मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू. m2 को देखो, m2 जो पार्टिकल है ना ये वाला, वैसे तो m ही था, ये पार्टिकल माइनस v से इधर आ रहा है, ये फ्रेम v से उधर जा रहा है, तो ये माइनस v और v आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये रेस्ट पे वैसे नजर आने वाला है हमें. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है. मैं यहां लिख देता हूं, इसकी वेलोसिटी जो है दैट इज 0 इस फ्रेम के रिस्पेक्ट टू. बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. ये ऊपर वाला डायग्राम बिफोर कोलिजन है, नीचे वाला डायग्राम आफ्टर कोलिजन है. अब जो आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन है, अगर आप इस फ्रेम से देख रहे हो तो इस फ्रेम में तो ये रेस्ट पे आ गया ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मैं लगा के दिखाऊं कंजर्वेशन मोमेंटम. देखो ये हमारा सिस्टम है, इसका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना है, वो है mv माइनस mv. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसको बोल देते हैं सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम. देखो इतना है ना, ये कट गए 0. तो फिर आफ्टर कोलिजन भी जो होगा pf कंजर्व है ना मोमेंटम, वो भी 0 होना चाहिए. तो मोमेंटम 0 तभी होगा, मास तो 0 है नहीं जब वेलोसिटी 0 होगी. तो ये रेस्ट पे लगता है इस फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू. बट ये पूरा का पूरा फ्रेम खुद मूव कर रहा है. तो अगर यहां से देखोगे सेम पार्टिकल को, जो इसमें तो रेस्ट पे है, बट अगर यहां से देखोगे तो लगेगा कि v से मूव कर रहा है. तो ये आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन है नीचे, आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन है नीचे ये दोनों, और ऊपर वाली दोनों बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन है. तो ये बच्चों हमारी सारी सिचुएशन है. ठीक है, कंजर्वेशन मोमेंटम मैंने लगा के दिखाई दिया आपको बिफोर कोलिजन. तो नाउ वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम in frame S. Now let us find u, velocity of mass m1 with respect to frame S. ठीक है, अभी हम u फाइंड करेंगे. तो फ्रॉम यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आप. थोड़ा आप सिचुएशन जो मैंने बनाई है डायग्राम के बारे में बता दें, उसके बाद यू हैव टू राइट फ्रॉम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन
we have ux, velocity of a particle, x component of velocity of a particle with respect to s frame is ux dash plus v divided by 1 plus v ux dash by c square. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको यूज करना है. देखो ux को मैंने यहाँ पे u माना हुआ है, वो मैं u ही पुट कर दूंगा. u ही फाइंड करना है, वैसे मैं u पुट कर दूंगा. ux डैश मतलब सेम पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, उसको देखो v माना हुआ है, उसको v माना तो वहां पर भी v है, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, तो ux डैश इज v एंड ux इज u. पुट करेंगे, पुट इन 1, ये बाद में हमारे काम आने इसलिए पहले ही कर लेंगे काम. पुट इन 1, ux की जगह u, ux डैश की जगह v, तो v प्लस v अपॉन 1 प्लस यहां पर भी v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, तो इट इज 2v डिवाइड बाय, नीचे ना मैं एलसीएम ले रहा हूं बच्चों, तो c स्क्वायर प्लस v स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर वाला c स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा. तो ये u की वैल्यू है, ये हमें चाहिए बाद में इक्वेशन 2, जब हम इस फ्रेम में कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करेंगे तब चाहिए. देखो एस डैश में तो हमने ऑलरेडी कर दिया कंजर्वेशन मोमेंटम, ये एक फिजिकल लॉ है जो हर किसी इनर्शियल फ्रेम में सेम होगा अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट ऑफ रिलेटिविटी. तो इस फ्रेम में लगा दिया, अब इस फ्रेम में लगा के भी देख लेंगे. तो लेट अस राइट ऑन द नेक्स्ट शीट अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम S. ठीक है, ओके. S फ्रेम पे ध्यान देंगे. बिफोर कोलिजन पहले पार्टिकल का मास m1, वेलोसिटी u, दूसरे पार्टिकल का मास m2, वेलोसिटी 0. तो मैंने आपको बता दिया 0 क्यों है, ये डायग्राम देख सकते हैं. दोबारा सुने, ये m2 की वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि m2 वाला मास s डैश की तरफ माइनस v से आ रहा है, एस डैश खुद उधर v से जा रहा है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, सीधी सी बात है. एक ट्रेन उधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो आप जब यहां से देखोगे दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो इसलिए जस्ट वो 0 है. ये बिफोर कोलिजन हो गया टोटल मोमेंटम. आफ्टर कोलिजन दोनों मासेस आपस में स्टिक कर गए, तो m1 प्लस m2, मुझे नहीं पता अभी दोनों बराबर है या नहीं है एस फ्रेम में, और उसके बाद उनकी जो वेलोसिटी है दोनों की वो v बन जाएगी, क्योंकि एस डैश फ्रेम में तो वो रेस्ट पे है, बट एस डैश खुद मूव कर रहा है v के साथ, तो कंबाइंड मास की वेलोसिटी v नजर आएगी. नाउ दिस m1 टाइम्स u कैन बी रिटन एज m0 u डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मासेस, एंड दिस इज इक्वल टू m1 प्लस m2. उसका ना रेस्ट मास में कैपिटल m0 ले लेता हूं, v ऐसे ही रहेगा, ये वाला v ऐसे ही रहेगा. m1 प्लस m2 का रेस्ट मास अगर m0 है और m1 प्लस m2 v के साथ मूव कर रहे हैं, तो नीचे आएगा 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. हियर m0 is rest mass of m1 which is moving with u, उसके अपने फ्रेम में. ठीक है, देखो ना m0 मास उसका रेस्ट मास मानना है, वो u से मूव कर रहा है ना, अपने फ्रेम में m0 है, तो हम m1 को ऐसे लिख सकते हैं, और m0 is कैपिटल m0 is रेस्ट मास ऑफ जो कंबाइंड बॉडी बनी है m1 प्लस m2 which is moving with v, वो v से मूव कर रहा है कंबाइंड मास. ये दोनों स्टेटमेंट्स कौन से फ्रेम में हैं, ये दोनों जो मैं लिख रहा हूं ये विद रिस्पेक्ट टू s है. अभी हम s से देख रहे हैं, ये s फ्रेम से लगाया था कंजर्वेशन मोमेंटम, लेकिन यहाँ पे जो m1 प्लस m2 है उसका हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास. रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला हम यहाँ पे ड्राइव नहीं कर रहे, हम उसको यूज कर रहे हैं. हम यहां बताएंगे कि मास इंक्रीज होगा. ठीक है, ओके. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट u here फ्रॉम इक्वेशन 1. m0 एज इट इज, u की वैल्यू जो अभी मैंने लिखी थी मैं यहां लिख रहा हूं, वो है 2vc स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. ऐसे लिख दिया मैंने इसकी जगह, डिनोमिनेटर में भी लिखना है 1 माइनस u स्क्वायर, मतलब आसान है 4v स्क्वायर c स्क्वायर, डिनोमिनेटर में c स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का होल स्क्वायर
अच्छा एक ये वाला सी स्क्वायर भी है, वो भी आएगा। चलो ये ऐसे हो गया, इज इक्वल टू, इधर कोई टेंशन, इधर यू है ही नहीं, तो ऐसे ही ये फ्रेम की स्पीड है, वहां यू नहीं है। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नहीं C4 आएगा, C4 आएगा यहाँ पे। यहाँ c की पावर 4 आना है, क्योंकि ऑलरेडी 2VC² था ना, तो C⁴ आना है, इसका ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे चलो एक C² कैंसिल हो गया, C² बचा, LCM ले लेंगे, थोड़ा इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे, नेक्स्ट शीट पे लिखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं ये बनेगा m0, LCM लेने के बाद डिनोमिनेटर में देखना, वो जो नीचे वाला फैक्टर था C² प्लस V² का होल स्क्वायर, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4V² C², डिनोमिनेटर में C² प्लस V²। अच्छा जो ऊपर वाला फैक्टर था U वाला, उसको फिर से लिख देता हूं ऊपर। अब यहाँ पे ना ये वाला फैक्टर C² प्लस V² का होल स्क्वायर है, रूट से बाहर जाएगा तो होल स्क्वायर पहले कट जाएगा, और फिर ये ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ कैंसिल कर देते हैं। अच्छा इसके साथ हमारे पास सामने है इसके m0V डिवाइड बाय 1 माइनस V² बाय C²। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज m0 टाइम्स 2VC² डिवाइड बाय, अच्छा ये नीचे वाला होल स्क्वायर भी खोलेंगे, ध्यान से देखना, C4 प्लस B4 प्लस 2C² V² माइनस 4V² C², ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये V कैंसिल हो जाएगा, ये बाद में हमें चाहिए, इसमें से भी माइनस 2C² V² बचेगा यहाँ पे, और फिर वो होल स्क्वायर बन जाएगा C² माइनस V² का, तो बनेगा 2m0 C² अंडर रूट के अंदर C² माइनस V² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m0 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस V² बाय C²। फ्रॉम हेयर अंडर रूट और स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, और यहां से मैं C² एक कॉमन ले रहा हूं, तो ये बनेगा 2m0 C², और नीचे से ना C² कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा 1 माइनस V² बाय C², अंडर रूट और स्क्वायर तो पहले ही कैंसिल हो गए हुए, इधर बना सेम ये फैक्टर, C² से C² कटा। अब ये देखिए पावर 1, ये है पावर हाफ, तो यहां इसका मतलब है कि इसको अगर मैं अंडर रूट करके लिखूं 2 बार, तो यहां से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू m0, दिस इज m0, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट, यही हमारा रिजल्ट, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हियर दिस फैक्टर इज लेस देन 1, तो दैट मीन्स m0 इज ग्रेटर देन 2m0, तो एज रीजन वही है, अंडर रूट 1 माइनस V² बाय C² इज लेस देन 1। कोई भी चीज अगर लेस देन 1 फैक्टर से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इधर वाले से बड़ा आ जाएगा ना, मतलब जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 2m0, तो ये रिजल्ट होगा। देखो ये रेस्ट मासेस की बात हो रही है, अभी 2 पार्टिकल्स थे वो कोलाइड करे, कोलाइड करने के बाद जो भी सिचुएशन बनी उस केस में आप देखिए उन दोनों का अपना अपना रेस्ट मास अपने फ्रेम में m0 और m0 था, लेकिन जब वो कोलाइड कर गए तो रेस्ट मास मैंने बोला कंबाइन करने के बाद कैपिटल M0 है, तो कैपिटल M0 यहाँ पे 2m0 से बड़ा आ रहा है, मतलब जो एक्चुअल रेस्ट मास था उससे बड़ा आ रहा है, तो देयर इज इंक्रीज इन मास, ये प्रूव करना होता है हमें। तो देयरफॉर देयर इज इंक्रीज इन मास in an inelastic collision। कितना मास इंक्रीज हुआ है, नेट इंक्रीज, डेल्टा एम लिख देते हैं उसको, डेल्टा एम
रेस्ट मास है तो डेल्टा एम नॉट लिख देते हैं, विच इज एम नॉट माइनस 2m0। इतना मास इंक्रीज हुआ है। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, एम नॉट की वैल्यू जो अभी मैंने ड्राइव करी, ऐसे लिखा जा सकता है। 2m0 कॉमन ले लो, आंसर इज 1/√1 माइनस v²/c² माइनस 1। तो दिस इज द इंक्रीज इन मास। और ये भी देखो आप किस पे डिपेंड करता है, बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ये डिपेंड करता है v के ऊपर कि वो जो स्टेशनरी फ्रेम था हमारा s, वो तो रेस्ट पे है, जो s डैश है वो कितनी हाई स्पीड से मूव करेगा। जितना ज्यादा वो मूव करेगा फ्रेम, उतना आपको ज्यादा इंक्रीज इन मास देखने में नजर आएगा। तो देयर इज इंक्रीज इन मास इन इनइलास्टिक कोलिजन। ये डेरिवेशन अलग से आ जाती है, रिलेटिविस्टिक मास वेरिएशन फॉर्मूला अलग से डेरिवेशन आती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।